सदस्य टीम टीचर्स ऑफ बिहार। और आज है सुरक्षित शनिवार और मैं हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं हेमप्रिया जी। हेमप्रिया जी, क्या आप आवाज को सुन पा रही हैं? हेमप्रिया सदस्य स्वागत है, अभिनंदन। हेमप्रिया जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं? दर्शकों, लगता है कि हेमप्रिया जी से अभी मेरा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स के द्वारा प्रायोजित सुरक्षित शनिवार मनाएगा टीचर्स ऑफ बिहार कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज नाग पंचमी का त्योहार भी है और धार्मिक दृष्टिकोण से नाग पंचमी का त्योहार नाग देवता को समर्पित होता है। पूरे भारत में हिंदू लोग इसे मनाते हैं। उधर दूसरी तरफ बिहार में भी बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में खासकर उत्तरी बिहार में बाढ़ की चपेट में काफी इलाके आ चुके हैं। नेपाल से सटा बिहार का मैदानी भाग कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समूह की नदियों का क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गंडक नदी के तटबंध टूटने से बिहार की गोपालगंज, सारण और पूर्वी चंपारण जिले के बड़े इलाके में पानी फैल गया है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को राहत पहुंचा रही है। तो आज हम यह चर्चा करने वाले हैं कि बाढ़ के दौरान लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में हम इसी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं ज्योति कुमारी बांका से। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस कार्यक्रम में। नमस्कार शशि भाई और ज्योति जी, टीचर सब भी सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी ज्योति जी, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ज्योति जी मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की मास्टर ट्रेनर हैं और ये बांका जिला में रहती हैं और ये मध्य विद्यालय चानन की शिक्षिका हैं और बहुत ही अपने क्षेत्र में, अपने विद्यालय में, अपने बच्चों के लिए बहुत ही उत्साह पूर्वक कार्य करती हैं और इनके कार्यों की सराहना हम सभी करते हैं। तो आइए आज हम ज्योति जी से पूछते हैं। ज्योति जी, क्या आपके विद्यालय में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान यानी सुरक्षित शनिवार के दौरान आपके विद्यालय में कोई योजनाएं या कोई कार्यक्रम आयोजित की जाती हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग हर शनिवार को इस कार्यक्रम को करते हैं और अभी हाल में ही हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें कि हमारे पंचायत के मुखिया जी और ग्रामीण सभी शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उनको हमने बताया कि ठनका या वज्रपात से कैसे बचें, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। और इसमें हमारे एमएसएसपी के जो है पीएन रॉय सर शामिल हुए थे ऑनलाइन। और हमारे यहाँ बाढ़ की तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन चूंकि बरसात का मौसम है
तो बरसात में और क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं। जी हेमप्रिया जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं अब? हाँ जी, सुन पा रहे हैं, आ रही है बाबा। जी, तो मैं आज दर्शकों को बता दूं कि आज सुरक्षित शनिवार मनाएगा टीचर्स ऑफ बिहार कार्यक्रम में बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं और इससे बचाव के बारे में हम श्री विनय कुमार जी से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार विनय सर, आपका इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विनय सर, क्या आपसे हमारा संपर्क स्थापित हो पा रहा है? आप सबको विनय सर के बारे में बता दें कि आज हमारे मुख्य अतिथि विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री विनय कुमार जी यूनिसेफ के तरफ से मुख्यमंत्री विद्यालय। पूरी आपकी आवाज आ रही है। सबको मेरा नमस्कार। और ये कार्यक्रम दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे विशेषज्ञ के रूप में श्री विनय कुमार जी यूनिसेफ के तरफ से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। सर, यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो कृपया ये बताएं कि बिहार में कितने बाढ़ प्रवण जिले हैं और बिहार में बाढ़ की पूर्व की क्या स्थिति रही है? विनय सर। जरूर। शशिधर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेमप्रिया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज? हेलो। जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर। जी हाँ सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद ज्योति भी हैं इसमें ऐड बांका से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये टीचर ऑफ बिहार के सदस्य हैं उनको भी ये आज का लाइव देखने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने बात किया शशिधर जी की, धन्यवाद कर रहा हूँ कि जैसा कि आपने पूछा कि बिहार में कितने बाढ़ प्रवण जिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक नक्शा देखा होगा कि बाढ़ में बिहार का जो मानचित्र है उसमें उत्तर पूरे बिहार के 38 जिले में से 15 जिले ऐसे हैं जो अति बाढ़ प्रवण है। अति बाढ़ प्रवण का मतलब हुआ जहां बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा। मैं नाम भी बता दूं आपको कि सुपौल है, उसमें मधेपुरा है, शिवहर है, सहरसा है, खगड़िया है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, वैशाली है, कटिहार है और पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और भागलपुर। ये 15 जिले ऐसे हैं जो अति बाढ़ प्रवण जिले हैं। मतलब कि यहाँ पे बाढ़ आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना होती है। और इसी में 13 जिले ऐसे हैं हमारे बिहार के, जो 13 जिले हैं जो बाढ़ प्रवण है। मतलब बाढ़ वहां भी आती है लेकिन वहां भी बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है।
उसमें जो 13 जिले हैं वो है सारण, नालंदा, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सपुर और लखीसराय, ये 13 जिले, यानी कुल 28 जिले हमारे यहाँ ऐसे हैं जो बाढ़ प्रवण है, जिसमें 15 अति बाढ़ प्रवण है और 13 सामान्य रूप से बाढ़ आती है, मतलब वहां भी बाढ़ आती है। 7 ऐसे जिले हैं जो दक्षिणी बिहार का जिला है, वो ऐसे 7 जिले हैं जहां सुखाड़ आती थी पहले, लेकिन क्या हुआ अभी 2000 में बाढ़ प्रवण है, मैंने वहां दोनों तरह का इफेक्ट होता है, वहां सुखाड़ भी होती है, वहां बाढ़ भी आती है, लेकिन वहां जो बाढ़ आती है वो त्वरित गति से आती है, मतलब फ्लैश फ्लड आता है। और अभी हमारे यहाँ क्या था कि सीमांचल के जो जिले थे, सीमांचल का जिले का मतलब जो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, यहाँ बाढ़ पहले नहीं आती थी, ये हमारे लिस्ट में नहीं था, लेकिन अब पिछले 3-4 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। 3-4 वर्षों में काफी मात्रा में बाढ़ आई है, काफी इन्होंने ये बाढ़ काफी नुकसान किया है। अब जो हम एक और स्थिति बता दूं कि का जो सिनेरियो है हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उसमें अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि भारत में अगर पूरा भारत को लिया जाए, पूरे देश को लिया जाए, तो उसका जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है वो लगभग बिहार का ही 17% कंट्रीब्यूशन करता है, माने बिहार में ही उसका 17% भूभाग जो है, जो बिहार का ही कंट्रीब्यूट करता है पूरे, अगर बाढ़ के क्षेत्र को पूरे देश में लिया जाए। और अगर इसको बिहार में देखा जाए तो बिहार जो 38 जिले हैं, जितना इनका बड़ा भूभाग है, जितने 38 जिलों का पूरा अगर वर्ग मीटर में अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसका 73% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, मतलब वहां बाढ़ प्रभावित आप समझ सकते हैं। 23% ही ऐसा बचा, मतलब 23 नहीं, आपका 27% ही ऐसा बचा जो कि बाढ़ से अछूता है, मतलब वहां बाढ़ नहीं आती, नहीं तो 73% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बाढ़ ने अपना कब्जा जमा लिया है। दूसरी बात है ये कि जो हमारे यहाँ आबादी है 11 करोड़ 2011 के सेंसस के अनुसार, अगर 11.5 करोड़ आबादी है हमारे बिहार की, उसमें से 76% लोग बाढ़ प्रभावित होते हैं। पूरी आबादी का 76% लोग बाढ़ की आबादी में आते हैं हमारे यहाँ। चूंकि इसके कारण मुख्य ये कारण है कि उसमें प्रमुख गंडक, घाघरा, कमला, सोन, पुनपुन और अधवारा समूह की नदियां, ये सारी नदियां मिल करके हमारे यहाँ प्रत्येक साल किसी न किसी नदियों से बाढ़ लाती है। तो ये हमारे यहाँ बेसिकली जो ये इसकी रूपरेखा थी, हमारी भौगोलिक स्थिति थी, बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में, बाढ़ के संदर्भ में बिहार का एक परिदृश्य आपके सामने मैंने रखा कि हमारे यहाँ बाढ़ कितनी बड़ी आपदा है। इसको देखने के लिए मतलब अभी ये मतलब के बारे में बताया हमने। अभी तो हेमप्रिया जो देवापुर में है काफी न्यूज में आ रही है। हेमप्रिया, मेरी आवाज आप सुन रही हैं? हेमप्रिया, हेलो, आ रही अभी हेमप्रिया गोपालगंज की रहने वाली है, गोपालगंज की रहने वाली है। इनका घर देवापुर पड़ता है जैसा मुझे पता है। देवापुर का एरिया में आ गया है। देवापुर में एम्बैंकमेंट टूट गया है गंडक नदी पे, और उसके कारण वहाँ पे काफी नेपाल से पानी छोड़ा गया। उसके बाद वो पूरा जल प्लावित है इनका गांव। शायद ये क्या महसूस कर रहे होंगे, जो यही जानते होंगे कि बाढ़ के दौरान क्या परेशानी होती होगी। अभी आप थोड़ा बता सकती हैं प्रिया कि आपके यहाँ क्या दृश्य है? सर, घर में पानी है, नीचे पूरे रूम में पानी है, बाहर भी
घुटने से ऊपर पानी है। सर आप देखना चाहे तो दिखा भी सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है प्रिया। एक आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, अब आ रही है। बताइए थोड़ा जी। आप किस तरह से बाढ़ पीड़ित हैं अभी? अब लोगों को लाइव दिखाइए एम प्रिया। सर कैमरा देखिए। हाँ, ये मेरे घर के नीचे का सीन है सर, छत पे हम हैं। ये जो ये NH देखिए, NH 28 पे सर। हाँ, गांव के लोग सारे और सर रोड पे ये हैं। बांध पे इतना भीड़ है? नहीं, बांध पे नहीं है सर, NH 28 है। अच्छा, इतने जिनका लोग घर रुके हुए हैं वहाँ पे? यस सर, जिनका घर डूब गया है सर पानी में। वो लोग सर NH 28 पे कैंप लगा के ठहरे हुए हैं सर, शरण लिए हुए हैं। ये बाढ़ जो आपके गांव में आई है, ये कितने दिनों के बाद आई है? जी क्या सर, बाढ़ आई है जो? बाढ़ कितने दिनों के बाद आपके यहाँ आई है? 18 साल सर, 18 साल के बाद आई है। इतना भयावह स्थिति है बाढ़ का। 18 साल के बाद। वो तो आप, अच्छा, आपके घर में निचले फ्लोर पे पानी है? ग्राउंड फ्लोर पे? यस सर, नीचे घर में भी पानी है। जी, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हमारे जो यस सर, नीचे पूरे घर में पानी है। हाँ शशिधर जी बताइए। हाँ जी, जैसा कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा था कि और हेमप्रिया जी भी जैसा बता रही हैं कि हमारी को होस्ट हेमप्रिया जी जो गोपालगंज की रहने वाली हैं, उनके घर के आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग सड़कों पर टेंट गाड़कर, तंबू लगाकर और किसी तरह से अपनी बचाव कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार निगरानी कर रही है, लोगों को राहत कार्य पहुंचा रही है। और हेमप्रिया जी का जो घर है वो खुद ही बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और हेमप्रिया जी अभी आपको अपने घर के छत पे लाइव आपके बीच में उपस्थित है। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि सर प्रति वर्ष बिहार में बाढ़ एक चर्चा का विषय बन जाता है। वर्ष 2004, 2008 या 2016 या 2017 में भी बिहार में बाढ़ ने बहुत सारे नुकसान किए थे। तो वर्ष 2017 की बाढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम की जो लाल पुस्तक है उसके अनुसार उस वर्ष बाढ़ से 22 जिले प्रभावित हुए थे और 609 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद शशिधर जी, आपने इतना लाजवाब क्वेश्चन पूछा, इतना बढ़िया पूछा कि लोग बाढ़ फिर लोग भूल जाते हैं कि हमारे कितने नुकसान हुए। तो मैं थोड़ा आज नुकसान के आंकड़ों को जरा बताता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। इसमें ये देखा गया कि अगर 2017 की मैं बात क्यों करूं, क्योंकि मैं बिहार में जब से ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 2001 से मैं बताता हूं कि 2002 में बाढ़ आई, उसको मैंने देखा। 2004 में बहुत भयानक बाढ़ आई जिसमें काफी तबाही हुई, वो भी समय में देखा। उसके बाद 2007 में मैं बेगूसराय में था, उस समय की बाढ़ भी देखी मैंने। वो समय में 24 डिस्ट्रिक्ट
2007 में प्रभावित हुआ था। 2008 तो हमारे लिए मतलब भूलने वाला विषय ही नहीं है। जो 2008 का बाढ़ कोसी क्षेत्र में आए, वो उससे 9 जिले प्रभावित हुए थे और लगभग 5.3 मिलियन लोग उसमें प्रभावित हुए थे। इतना आज भी आप देख सकते हैं, आज भी आप अगर सुपौल पे चले जाएं, त्रिवेणीगंज, छातापुर एरिया में, बसंतपुर एरिया में, तो आप देखेंगे कि जो नुकसान 2008 में हुए थे उसका भरपाई आज भी नहीं हुआ। वहां के जमीन में सारे बालू भर, वहां बढ़िया फसल होती थी, वहां आज भी बालू भरा हुआ है। लोग किसान बेहाल हैं, मतलब उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई पाई। मतलब नुकसान का मैग्नीट्यूड, तीव्रता इतनी भयानक। इसी प्रकार 2011 में बाढ़ आई जिसमें 7 जिले प्रभावित हुए। 2013 में बाढ़ आई जिसमें 20 जिले प्रभावित हुए, कई लोग भी प्रभावित। 2016 में भी बाढ़ आई, गंगा नदी में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। 12-13 टोटल 2016 में 31 जिले प्रभावित हो चुके थे। 8.8 मिलियन लोग माने फ्लश फ्लड के कारण, कोई नदी से बाढ़ नहीं। 2000 वर्षा 24 घंटा में हो जाने के दौरान ये बारिश आई, बारिश से बाढ़ आ गई। ये 22 जिले जो हैं उससे प्रभावित हो गए। 22 जिले में अगर 2017 की बात थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 2017 में 8,419 गांव प्रभावित हुए थे टोटल। 17 मिलियन लोग लगभग उसमें बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उस दौरान 609 लोगों की मौत हुई थी। ये सरकारी आंकड़ा है कि जब बाहर से सेंट्रल टीम ने असेसमेंट किया और उसके बाद जो बिहार सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए उनको, उस आंकड़े को अगर ध्यान में रखा जाए तो मैं थोड़ा बता दूं कि उस समय 2017 में बिहार सरकार ने सेंट्रल टीम को जो रिपोर्ट सौंपा, उस रिपोर्ट में मकानों का नुकसान जो हुआ था 3,93,000 मकान ध्वस्त हो गए थे, माने पूर्णतः ध्वस्त हो गए थे, जिसका अगर पैसे में वैल्यू लगाया जाए तो $45 मिलियन था। उसी तरह से खेती में अगर फसल का नुकसान हुआ, जो क्रॉप खड़े थे, माने जो नुकसान हुआ 0.8 मिलियन हेक्टेयर जो है स्टैंडिंग क्रॉप, माने खड़ा फसल बर्बाद हो गई, खड़ी फसल। और उसको अगर पैसा के वैल्यू में कहा जाए तो 170 मिलियन रुपया अगर उसको कैलकुलेट किया जाए पैसे में तो 170 मिलियन पैसे की बर्बादी हुई उसमें। अगर आवागमन की व्यवस्था की बात की जाए, स्टेट हाईवे टूट गए, कई नेशनल हाईवे टूटे, कई ग्रामीण सड़क टूटे, कई बिजली के खंभे गिरे, बिजली का जो ये फीडर वगैरह होता है उसका नुकसान हुआ काफी, कई पुल पुलिया टूटे, तटबंध टूटे, ये सारा कुछ बर्बाद हुआ। मतलब मैसिव रूप से इसमें डैमेजेज हुए। 2017 में वो फ्लश फ्लड था, एकाएक वर्षा पानी, बाढ़ का पानी आया और उसको उड़ा ले गया, बहा ले गया। उसमें हमारा $521 मिलियन बर्बाद हुए। आवागमन की व्यवस्था जो हमारे पास थी, हमारे यहाँ संसाधन था। उसी तरह अगर पेयजल सुविधा में लिया जाए तो नंबर्स ऑफ हैंडपंप, उसका प्लेटफॉर्म जो हैंडपंप में चबूतरे होते हैं वो सब बर्बाद हो गए। हमारा मिनी वाटर स्कीम उस समय में चल रहा था बिहार सरकार के द्वारा, मिनी वाटर सप्लाई सिस्टम से पानी लोगों को मुहैया होता था। जाए तो पेयजल सुविधा के लिए हम 2.87 मिलियन पैसा माने बर्बाद के क्षेत्र में ले लिया जाए। एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के क्षेत्र में लिया जाए तो 1522 स्कूल
आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ सर, जी हाँ सर। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में ले लिया जाए, अगर एजुकेशन के क्षेत्र में ले लिया जाए कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमारा शिक्षा का मंदिर विद्यालय है उसकी कितनी बर्बादी हुई, बच्चों का पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ, तो इस प्रकार से एक आंकड़ा उभर के आया है कि 1522 स्कूल बिल्डिंग, 1522 स्कूल बिल्डिंग 2017 में केवल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने डेटा को एनालाइज करके, एक्सेस करके, सभी जिला से मंगा के और भारत सरकार को, सेंट्रल टीम को सौंपी। और जो बच्चे जो प्रभावित हुए थे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, 9 मिलियन बच्चे, 9 तो आप कर दीजिए तो 90 हुआ, 90 लाख बच्चे उससे पूर्णतः प्रभावित हुए थे। उनका पढ़ाई लिखाई यानी कुल मिलाकर सर देखा जाए, इसी तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो बात किया जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो बाढ़ के अचानक आने से एक्चुअली लोगों को संभालने का अवसर नहीं मिलता है, और ऐसे में बहुत सारे लोगों लोगों को धन माल की नुकसान होती है, मवेशी बह जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, घर और झोपड़ियां ध्वस्त हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने पड़ती है। एक बहुत बड़ी मात्रा में फंस हो जाती है, के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इन सब के अलावा सर आपने ये भी कहा कि एक बहुत बड़े पर विद्यालय कहीं धोते हैं, विद्यालय में शैक्षणिक काठन पाठित होता है, और बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा पैनिक बच्चे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। अभी कुछ मैं सर मैं विनय सर आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कर ले, कैमरा को एडजस्ट कर ले। हाँ अब ठीक है। और हम अपने दर्शकों के तरफ से भी बता दें कि हेमप्रिया जी को बहुत बहुत साधुवाद आ रहा है। उमाकांत जी ने भी आपको, हेमप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिया है आपके जज्बे को कि आप इस चुनौतीपूर्ण समय में भी आपने दर्शकों के बीच उपस्थित हैं। तो सर हेमप्रिया जी, आपका विनय जी से कोई सवाल, कोई प्रश्न? यस सर, बाढ़ के दौरान शशिधर जी थोड़ा मैं जी सर पूछिए हेमप्रिया जी। सर आप कुछ पूछ रहे थे ना? कह रहे थे कि जो 2017 में जो पूरा रिपोर्ट हमारा इकोनॉमी लॉस हुआ बाढ़ के दौरान, वो जानते कितना था? 1.19 बिलियन डॉलर। अगर पैसे में कैलकुलेट किया जाए तो केवल एक साल में 1.19 बिलियन जो डॉलर में कैलकुलेट है, इतना रुपये का नुकसान हमारे भारत में हुआ, माने बिहार में हुआ, हमारा इतना इकोनॉमी लॉस हुआ। हाँ आगे पूछिए प्रिया जी। सर ये सब मेरा अगला प्रश्न है, बाढ़ आने के पूर्व बचाव के संदर्भ में परिवार स्तर पर किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? जी इसका स्क्रीन शेयर करेंगे क्या, पीपीटी का? जी हाँ सर, मैं बस शेयर करता हूँ। जी शेयर कीजिए। सर क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ अभी खुल रहा है। सर क्या स्क्रीन पे आ गया है?
विनय सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विनय सर, विनय सर, क्या आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन देख पा रहे हैं? विनय सर, लगता है विनय सर से अभी हमारा संपर्क। हाँ विनय सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? आ गया सर अभी। लगता है विनय सर से अभी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। और हमारे बीच में आ गई हैं ज्योति कुमारी जी। ज्योति जी, आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान बाढ़ से बचाव के लिए आप बच्चों को क्या टिप्स देती हैं? सबसे पहले तो शशि भाई की बाढ़ से बचने के लिए बाढ़ के पूर्व की तैयारी, बाढ़ किट तैयार होना। तो बाढ़ किट में क्या क्या सामान रखना है, इसकी पूर्व तैयारी कैसे करें। जैसे मेरे यहाँ बाढ़ नहीं आता है, लेकिन अगर वो बच्चे उस इलाके में जाएंगे जहाँ बाढ़ आता है और वहाँ रह रहे हैं, तो कैसे उनको पता नहीं होगा अगर कि कैसे तैयारी करेंगे, तो घबरा जाएंगे। और बच्चों को सबसे पहले इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि अपने घर के किसी ऐसे लोगों का फोन नंबर रखो अपने पास, ताकि हम संपर्क कर पाए। और जो है इमरजेंसी नंबर जो भी है उसका नंबर रखना। और ऊंचे जगह की जानकारी होना कि यहाँ का सबसे ऊंचा इलाका कौन सा है और वहाँ जाने का मार्ग, ताकि अपने इलाके को आप जाने और जब बाढ़ आने से पहले हम उस जगह पर जा सकें। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अगर हम रहते हैं तो बाढ़ किट में क्या क्या रखेंगे, आपातकालीन किट हमेशा तैयार रखना। जैसे बरसात आते ही बाढ़ किट को तैयार रखें, उसमें जैसे टॉर्च रखें, बैटरी, मजबूत रस्सी हो, डंडा हो। अक्सर देखने में मिलता है कि बरसात में सिर्फ हम प्रभावित नहीं होते हैं, जानवर भी प्रभावित होते हैं। तो सांप, बिच्छू, इन सब का बड़ा प्रकोप रहता है। और फिर अगर आप पानी में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तालाब और पोखर का तो गहराई का पता होता है, पर रास्ते में कई बार गहराई का पता नहीं होता है, तो उसमें भी डंडा आपका काम आता है। माचिस, मोमबत्ती, सूखा भोजन जो खराब ना हो उसको रेडियो, और आजकल तो मोबाइल, तो उसको पास में रखें। और कपड़े, जो जरूरी दस्तावेज हैं, हमारे आधार कार्ड है और भी जितना कागज है, उनको वाटरप्रूफ बैग में करके रखें। और जो है पॉलीथीन में करके कपड़ा, चीनी, नमक, ये सब हमेशा अपने साथ रखें, ये सब बहुत जरूरी चीज है। तो बाढ़ किट जब हम तैयार रखेंगे तो कहीं भी अगर हम ऊंचे जगह पर जाते हैं तो ये सब हमें सहायता मिलेगी। और पानी पीने का, क्योंकि पानी तो चारों तरफ ही मिलेगा आपको, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो पानी को साफ करने के लिए हैलोजन की गोली
या फिर उसको पानी को उबाल के पिए, साथ में मोमबत्ती रखें, क्योंकि लाइट अक्सर कट ही जाता है जिस भी इलाके में बाढ़ आता है। तो मोमबत्ती रखें, दिया सलाई साथ में रखें, ये सब पहले से तैयारी करें। और जहाँ ऊंची जगह हो वहां के बारे में पता लगा के, उस रास्ते के बारे में सबको पता हो। उसके बाद दवाई एक जो है, जैसे पैरासीटामोल, अब बारिश में आपका पेट खराब होना, बुखार, तो उल्टी, दस्त, ये सब ज्यादातर बीमारियां होती हैं। पैर में जो है, पानी में अगर हमारा हमेशा पैर रहता है तो कई बार बीवाई लगने का भी, जिसको कह सकते हैं हमारे इलाके में पकोही बोलता है उसको, तो उसके लिए भी महलम, ये सब अपने किट में हमेशा तैयार रखना। ORS का घोल, ताकि बीमार पड़े इन सब से तो हमारा बचाव हो सके। तो इन सब की तैयारी करने के लिए भी हम हमेशा कहते हैं दर्द की गोली। और हमेशा डॉक्टर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे मिलना। और अभी के समय में जैसे हिमप्रिया अभी 2 मंजिला पे है, तो मकान मजबूत होना ये भी बहुत जरूरी है, वरना अगर कच्चा मकान हो और पानी भर जाए तो फिर तो मुश्किल है। जिनका घर कच्चा होगा अभी उनको मुश्किल हो रही होगी। तो इसके लिए हम पहले से बाढ़ की जरूर तैयार रखने कहते हैं। और अपने कागज को, जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स है बहुत जरूरी होता है, तो उनको भी वाटर प्रूफ बैग में भर के रखने और अपने साथ रखने, बैग में भर के। ये हम बच्चों को हमेशा ही जरूर सलाह देते हैं कि जहाँ भी जाए इसकी तैयारी जरूर करें। क्या ज्योति जी आप बताएंगे कि बाढ़ के दौरान जब किसी इलाके में बाढ़ का पानी घुस आता है, हम्म। क्या शशि भाई सवाल एक बार दोहराएं? अगर मैं ये किसी पूछ रहा इलाके में था कि बाढ़ का किसी पानी अगर घुस आता है, हाँ हाँ, हाँ, तो उस इलाके में सबसे ज्यादा समस्या, गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है पीने योग्य पानी की। तो उस स्थिति में हम पीने योग्य पानी को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, ये जरा अपने हमारे दर्शकों को बताएं। इस स्थिति में तो सबसे पहले हम पानी को हैलोजन की गोली डाल के चापानल में जैसे साफ कर सकते हैं, या फिर पानी को उबाल के। पानी को बिना उबाले बिल्कुल ना पिए, ये जो है आपका और भी ज्यादा तबीयत खराब हो सकता है। तो पानी को साफ करने के लिए हम लोग उबालें उसको, बिना उबाले उस पानी को नहीं पिए। खाना भी अगर खाते हैं तो उसको ढक के रखें, ताजा खाना खाएं और हल्का खाना खाएं। ज्यादा भारी खाना भी जो है वो हानिकारक हो सकता है। तो पानी को साफ करने के लिए उबालना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि हम पानी को उबाल के पिए। अगला प्रश्न मैं विनय सर से मैं जानना चाहूंगा कि विनय सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यदि बाढ़ के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से संक्रमित पानी को स्वच्छ एवं पीने योग्य बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अभी बाढ़ का भी समय है। लोगों को यह जानना बहुत जी। बाढ़ के दौरान सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर खाना 2-4 घंटा के बाद लेगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, चाहे बाढ़ जो पीड़ित हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पानी का मिलना, पानी भी चूंकि बाढ़ के समय में जाते हैं, सारे जगह अगर नहीं भी डूबते हैं तो उन चापाकल के इर्द गिर्द थोड़ा दूरी में 10 मीटर के अंदर भी पानी जमा हुआ है, बाढ़ का पानी, तो वही सोर्स से चापाकल का पानी भी सब संक्रमित हो जाता है। लोग क्या करते हैं, उसी संक्रमित पानी को पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा ज्योति जी बताई कि चापाकल के पानी को हम संक्रमित करेंगे, लेकिन तब करेंगे कि उसको
जब पानी वहां से निकल जाने माने बाढ़ के बाद, माने बाढ़ के उपरांत उसको हम लोग संक्रमित को सकते हैं, वो भी ब्लीचिंग पाउडर से हटाना चाहिए। हेलोजेन हमारे घर में हमेशा होना चाहिए। एक विधि सबसे बड़ा जो है, अगर पानी आपको मान लिया कि अभी जैसे हम बता रही थी कि बांध पे हैं लोग, वहां तो बोतल का पानी मिलेगा नहीं, साफ पानी। वहां क्या करेंगे, वहां तो जिधर देखेंगे गंदा पानी है, उसमें मिट्टी भी मिला हुआ है, गाद भी मिला हुआ है। आज के दूरदर्शन वाले एपिसोड में सुरक्षित शनिवार का जो एपिसोड था, यही इसी पे था। इसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था कि बाढ़ का अगर गंदा पानी है तो उसको हम पीने योग्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को अपने पास रखने लेना चाहिए। फिटकिरी आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक का काम करता है। गांव देहात में लोग फिटकिरी हर एक घर में मिल जाता है, वो स्थानीय रूप में मिलता है, इसलिए कि लोग दाढ़ी बनाने के बाद फिटकिरी को रगड़ लेते हैं। क्या करते हैं फिटकिरी से कि हम लोग एक बाल्टी में 10 से 15 लीटर पानी, गंदा पानी ले लेते हैं और फिटकिरी को एक धागा से बांध करके प्लास्टिक के बाल्टी में, क्योंकि वो भी एलम है फिटकिरी, वो भी एक केमिकल है, इसलिए प्लास्टिक का बर्तन ही यूज करना है। आपको मेरी आवाज मेटल का पड़ रही है? बर्तन यूज करने से मेटल से रिएक्ट कर जाएगा वो, क्योंकि वो भी केमिकल है। तो फिटकिरी को हम लोग घुमा लेते हैं चारों तरफ और उसमें लगभग थोड़ा देर घुमाते हैं। यही ध्यान रखना है कि ज्यादा देर उसको घुमाना नहीं है, नहीं तो ज्यादा देर घुमाएंगे तो पानी का जो स्वाद हो जाएगा वो तीखा हो जाएगा, फिटकिरी घुल जाएगा ज्यादा। तो थोड़ा देर, हाँ हाँ आवाज आपकी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो वो जो फिटकिरी को आपने उस पानी में घुमाया, बाढ़ के पानी में, तो क्या करेंगे कि थोड़ा देर घुमाने के बाद फिटकिरी को निकाल देंगे और उसके बाद थोड़ा देर के लिए उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखेंगे कि उसमें जितनी मिट्टी मिली हुई है, कोई गंदगी है, कोई तो गाद है उसमें, उसको क्या करते हैं आप, बाजार में सप्लाई है, तो 4 mg के पानी, वो हम लोग जो साफ किए थे फिटकिरी से बाढ़ के पानी को, उस पानी के 1 लीटर में 4 mg वाला छोटा वाला डाल देते हैं। अगर बहुत जल्दी है आपको कि हमको तुरंत प्यास लगा हुआ है, थोड़ी देर में पीना है, 2-3 मिनट के बाद ही पी ले, तो आप उसको पीस लीजिए। कोई साफ कागज पे उसको ये रख दीजिए, लेकिन ज्यादा देर, चूंकि क्लोरीन का टैबलेट हवा के कांटेक्ट में आने पर, ज्यादा देर रहने पे वो पानी बन जाता है। इसलिए यह ध्यान देना जरूरी है कि उसको हम लोग जल्दी से उसको पीस करके और किसी चीज पे चूर करके और उसको हम लोग पानी में डाल दें। 1 लीटर पानी में 4 mg का डालेंगे टैबलेट। अगर 25 से 30 लीटर का पानी है जिसको फिटकिरी से हमने साफ किया है, तो उसमें 75 mg का
हम लोग एक टैबलेट यूज करते हैं और उसको थोड़ा देर छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट। अगर चूर के डाला है तो आप 4-5 मिनट छोड़ दीजिए, और बाकी अगर नहीं डाला है, टिकिया ही डाल दिया है, तो उसको 10 से 15 मिनट छोड़ना होगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत मिला रहता है चूना का पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिला रहता है, वो भी थोड़ा सा नीचे जम जाता है। फिर दूसरे बर्तन में यूज करके उसको आप 15-20 मिनट के बाद यूज कर सकते हैं। माने पीने योग्य बैक्टीरिया सारे मरता है। एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है कि अगर उसको संक्रमित करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो उसके लिए क्या कीजिए, एक कांच का बोतल ले लीजिए। कांच के बोतल को सूरज की रोशनी में हम लोग उसमें पानी भर दीजिए, बाढ़ का पानी, वो जो हमने फिटकिरी पिया था। अगर आपको लग रहा है खुली आंख से देखने में ये पानी साफ है, चलो तो, लेकिन बाढ़ का है, किसी हैंडपंप से लिया, देखने में नहीं लगता है कि इसमें गंदगी घुला होगा, लेकिन उसमें संक्रमण तो पता नहीं चलेगा कि संक्रमण है कि नहीं, लेकिन ये संक्रमण को मान करके उस बोतल में भर दीजिए, बोतल को का ढक्कन लगा दीजिए, और लेकिन कांच का बोतल होना चाहिए, ना कि कांच का बोतल होना चाहिए। उसमें उसको खुली धूप में रख देंगे। नीचे से क्या करते हैं कि हम लोग एक काला कागज या काला कपड़ा वो लगा देंगे कि ताकि धूप जिससे पड़ रहा है उस तरफ का भाग खुला हो, शीशी का, उस कांच के बोतल का भाग वो खुला हो, और उसको हम लोग धूप में रख देंगे 7 से 8 घंटा। उसके बाद वो पानी संक्रमण मुक्त हो जाता है, लेकिन खुली धूप में रखना। अगर छाया में रख देंगे संक्रमण मुक्त नहीं होगा। तो ये एक विनय सर, लगता है कि नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण हम आपकी आवाज को स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं। जो सबसे आसान विधि है कि आप पानी को बॉईल कर दीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 10-5 मिनट उसको बॉईल होने के लिए रख दीजिए। वो सबसे आसान लगता है विनय सर आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। कि अगर मान लिया कि बांध पे लोग ठहरे हुए हैं और वहां पे आप वर्षा भी हो रही है, कहाँ आपके पास जलावन होगा, कहाँ चूल्हा होगा, ये सब की समस्या कारण कहाँ माचिस होगा, कैसे आप जलाएंगे, गैस कहाँ से सिलेंडर ले जा पाए कि नहीं ले जा पाए, तो ये सारा दिक्कत हो जाता है। तो उस स्थिति में, जबकि वो सबसे आसान तरीका है, वो पानी को खौला दे, 10-5 मिनट खौलाने के बाद आप उसको छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको आप उपयोग में ला सकते हैं, वो भी संक्रमण मुक्त हो गया। तो यही 3-4 विधि है जो बहुत आसान है, गांव में उपलब्ध। फिल्टर लगाने की भी बात आती है। एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों को बता दूं, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो सकता है कि आपकी आवाज सरकार के पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा, चाहे कोई संस्था जो है जैसे ऑक्सीजन वगैरह कभी फिल्टर वगैरह लगा देती है, लेकिन वो आने में समय लग जाता है। तब तक हम लोग हेलोजन टैबलेट, धूप की, सूरज की रोशनी से, और तीसरा बॉईल करके पानी, इस तरह से स्वच्छ पानी हम लोग संक्रमण मुक्त पानी पी सकते हैं। बाढ़ के दौरान ये ध्यान रखना। जी विनय सर, धन्यवाद, आपका ने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की, लेकिन शायद
नेटवर्क की इशू रही कहीं न कहीं आज, और इस कारण हम आपकी पूरी आवाज को नहीं सुन पाए। लेकिन फिर भी आपने मुझे यह बताने का प्रयास किया कि वर्षा के आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि बाढ़ के आने के दौरान, यानी बाढ़ ग्रस्त इलाके में, खासकर उत्तरी बिहार में जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, वहां के लोगों को बाढ़ के पूर्व कुछ तैयारियों को कर लेना काफी आवश्यक है। जैसे वर्षा होने पर अनाज भीग जाते हैं, तो इस दौरान अनाज को आप सुरक्षित रखने की व्यवस्था करते हैं। जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। बाढ़ के दौरान जलावन की भी समस्या हो सकती है, इसलिए जलावन या ईंधन की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। भरा हुआ गैस सिलेंडर। हेलो, जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ आवाज। जी सर। जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सर, तो मैं ये बता रहा था कि पीने के स्वच्छ पानी, विनय सर अभी बता रहे थे कि पीने की स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन टैबलेट की व्यवस्था करनी चाहिए, और पानी को शुद्ध करके शीशे की बोतल या धातु या मिट्टी के घड़े में रखना चाहिए। और आप इस दौरान, इसके बाढ़ के पूर्व ही, यानी वैसे इलाके जहां पर, दोबारा बता देता हूँ। नहीं, मैं लोगों को बता दे रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? ऐसे स्थिति में, जी हाँ सर, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। आप विनय सर एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाएं, चेक कीजिए। यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो विनय सर आप। हेमप्रिया जी हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। लगता है कि आज थोड़ी सी नेटवर्क की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन मैं आज हम और हेमप्रिया, आज टीचर्स ऑफ बिहार पूरा यह बाढ़ पर ही चर्चा कर रहे हैं। और इस दौरान हम लोग ने अभी तक यह श्री विनय सर से यह सीखा या जाना कि बाढ़ ग्रस्त इलाके में, नहीं खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बाढ़ आने के पूर्व कुछ सावधानियां और कुछ तैयारियां कर लेनी आवश्यक है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए दूध का पैकेट या दूध का पाउडर की व्यवस्था कर ले, ईंधन की भरपूर व्यवस्था कर ले, खाने पीने की चीजें जैसे कि चूड़ा या फिर चावल, दाल, हल्दी, आटा, मसाले आदि की व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। और घर में नियमित या दैनिक रूप से इस्तेमाल होने वाली या कुछ विशेष दवाइयों का भी आप स्टोर कर ले, जैसे कि बुखार, खांसी, पेट खराब से होने वाली दवाइयां। बाढ़ अचानक आती है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और यह अचानक आती है, तो इससे निपटने के लिए हमें पूर्व तैयारी करना ही काफी आवश्यक साबित हो सकता है। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि बाढ़ ग्रस्त इलाका है, यदि बाढ़ आता है, तो कौन सा जगह हमारे लिए सुरक्षित होगा, यानी गांव के लोगों को निकट के सुरक्षित आश्रय की जानकारी कर लेनी चाहिए। अगर घर की छत पक्की हो तो छत पर ही रहने की व्यवस्था कर लें, और आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें कि एक छोटा रेडियो, टॉर्च, बैटरी और भी आवश्यक सामग्री, दवाइयां इत्यादि पास में हो। आपके लिए समय समय पर आप रेडियो को भी अपने पास में रखना चाहिए, ताकि आप जो आवश्यक संदेश है उसे आप सुन सकें। विनय सर, लगता है कि नेटवर्क इशू के कारण हमारे साथ अभी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हेमप्रिया जी। हेमप्रिया, आप बताइए कि अभी आपके घर की स्थिति क्या है और वहां पर किस प्रकार राहत कार्य चल रही है। हेमप्रिया।
आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं? हेम प्रिया, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं? हेम प्रिया जी, चलिए आज हम आप लोग को एक पीपीटी दिखाते हैं और पीपीटी के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सुरक्षित स्थान को चिन्हित कर लेना चाहिए और वहां तक पहुंचने की रास्ते की जानकारी रखना चाहिए। सूखे भोजन का प्रबंध कर लें। आपातकालीन किट तैयार रखना चाहिए। परिवार सुरक्षा किट तैयार रखना चाहिए। कोरोना किट, हाँ, अभी वर्तमान संदर्भ में सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि कोरोना का संक्रमण भी चारों तरफ है। तो अब हम प्रश्न यह उठता है कि बाढ़ के दौरान और कोरोना महामारी के दौरान हम कैसे सामाजिक दूरी को बनाए रखें। तो इसके पूर्व आपको, बाढ़ आने के पूर्व आपको यह तैयारी रखनी चाहिए, जैसे कि मास्क, साबुन, लिक्विड सोप, सैनिटाइजर इत्यादि को आपको अपने पास रखना चाहिए। बारिश से पहले अपने माँ पिताजी से बोलकर एक रेडियो तथा प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था कर लें, ताकि आपको सही समय पर सूचना उपलब्ध हो सके। और खाने की कुछ सूखी सामग्री जैसे कि बिस्किट इत्यादि की का भी प्रबंध कर लें। अपने जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, मैट्रिक, इंटर या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको संभाल कर रखें। तैरना अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आप तैरना जानते हैं तो कुछ खाली बर्तन जैसे कि बोतल, प्लास्टिक की बोतलें, बड़े बड़े तसले, हवा भरी हुई ट्यूब इत्यादि को आप अपने पास रखें। सभी घोषणाएं और चेतावनी को ध्यान से सुनना चाहिए और दूसरे को भी बताएं। बाढ़ की चेतावनी को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अब है प्रश्न ये उठता है कि अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के दौरान क्या करें। बाढ़ के दौरान ऐसे तो आमतौर पर पूरी बिजली की सप्लाई काट दी जाती है, फिर भी यदि आपके घर में बिजली है, इन्वर्टर है, तो पूरे घर की बिजली सप्लाई बंद कर दें, क्योंकि अगर आपके घर में किसी भी स्विच में पानी गलती से घुस गया तो उससे दुर्घटना घटित हो सकती है। ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। बिजली के तारों और खंभों से खास करके दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान फर्श जो होते हैं वो गीली होते हैं और इससे में आपको विद्युत का झटका भी लग सकता है। बाढ़ बचाव एवं राहत कार्य में लोगों की सहायता करें। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। केवल सुरक्षित पानी का ही प्रयोग करें। चेतावनी को ध्यान से सुने और दूसरे को भी बताएं। बाढ़ के पानी में हमें खेलने का प्रयास या मजे लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि जब बाढ़ की पानी आती है तो लोग एक दूसरे को देखने निकल पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करने निकल पड़ते हैं, जो कि गलत है। बाढ़ के पानी में अनावश्यक कभी न जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं हो सकता है, कहीं गड्ढा भी हो सकता है, गड्ढे में आप गिर सकते हैं। दूषित भोजन न खाएं और न ही संक्रमित पानी पिएं। खुले में शौच न करें, यह बीमारी को जन्म दे सकती है। और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और न ही अफवाह फैलाएं। विनय सर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विनय सर, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? विनय सर, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हेलो विनय सर, हाँ विनय सर, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी, विनय सर, एकदम सुन रहा हूँ। क्या आप, आपकी आवाज, हाँ जी, मेरी हाँ आवाज सर, जा रही है आपके पास? जी 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 हाँ सर, जा रही है। जी हाँ सर, जा रही है।
और कि मैं अब दर्शकों को आज काफी हमारा समय नुकसान हुआ। मैं दर्शकों को अंत में आपसे यह बताना चाहता हूं या जानना चाहता हूं कि बाढ़ और कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। जी विनय सर। जी जी, अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसका पीपीटी शेयर करेंगे? जी हाँ सर, मैं कर रहा हूँ यहाँ से पीपीटी। जी 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 हाँ सर। क्या आप देख पा रहे हैं सर? हाँ हाँ हाँ, देख रहा हूँ। जी हाँ सर। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये रिलीफ कैंप जो लगता है, वहां चूंकि रिलीफ कैंप में अलग अलग जगह के लोग आते हैं और वहां पे पता नहीं है कि कौन लोग संक्रमित हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में रिलीफ कैंप में खास करके कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए ये बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वहां पे एक रिलीफ कैंप लगा हुआ है सपोज, और वहां पे लोग जो है ये रखे हैं। तो रिलीफ कैंप में ये ध्यान देना है, जैसा आपको बता रहे थे शशिधर जी कि कोरोना किट रखना है अपने पास। अगर रिलीफ कैंप में जाने की बारी आई तो कोरोना किट लेकर के जाना है घर से। हो सकता है वहां पे तत्काल मुहैया ना हो रिलीफ कैंप में। तो इसका आगे स्लाइड बढ़िए शशिधर जी। वहां पे क्या हमें सावधानी रखनी है? सामाजिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि आपको यह पता है कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना कारण, वो सामाजिक दूरी बनाकर रखना है। हमेशा मास्क का प्रयोग करते रहना। तो बता दिया। जी, शायद आपकी आवाज फिर से बाधित हो रही है। मैं बता दूं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोरोना काल में लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। रिलीफ कैंप की साफ सफाई में भी मदद करना चाहिए। इधर उधर न खेलें, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता और बड़ों के साथ रहें। बच्चे खासकर बाढ़ के दौरान इधर उधर घूमने का प्रयास कभी न करें। और साथ में अपने कोरोना किट को अपने साथ रखें, जैसे कि मास्क, साबुन, लिक्विड सोप और सैनिटाइजर इत्यादि। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? अब और कुछ क्या है? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आ रही है आपकी आवाज? दोस्तों मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि कई इलाके बाढ़ग्रस्त है और बाढ़ग्रस्त इलाके में भी कई जगह से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बिजली अभी बाधित है।
हमारे साथ हेमप्रिया जी आज जुड़ी हुई हैं और साथ में ज्योति कुमारी जी बांका से जुड़ी हुई हैं और विनय कुमार जी जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी हैं, जुड़े हुए हैं, वे भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी घड़ी भी अब समय की ओर इशारा कर रही है। अंत में मैं विनय सर से जानना चाहूंगा कि आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। विनय सर, टीचर्स ऑफ बिहार के इस कार्यक्रम और दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, संक्षेप में बताइए। विनय सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? शशि भाई क्या सुन पा रहे हैं हमको? ज्योति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ज्योति जी, आप क्या सुन पा रही हैं आवाज को मेरी? हाँ, सुन पा रहे हैं शशि भाई। ज्योति जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाढ़ और कोरोना जी क्या टिप्स आप देना चाहेंगे टीचर्स ऑफ बिहार के कार्यक्रम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? जी शशि भाई, क्योंकि अभी कोरोना का काल है और बाढ़ भी है साथ साथ, तो मैं दर्शकों को और खास करके बच्चों को ये जरूर कहना चाहूंगी कि एक दूसरे से दूरी बना के रखें और पानी अभी साफ नहीं मिलेगा आपको तो कोशिश करें कि सैनिटाइजर साथ रखें और जो है बच्चे बाढ़ के पानी में बिल्कुल ना खेलें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कई बीमारियों का घर भी है क्योंकि गंदा पानी होता है और फिर गहराई का पता भी नहीं होता है आपको, तो बच्चे बाढ़ में ना खेलें। और दूसरा एक चीज कि हम सभी बच्चों से और बड़ों से ये बात कर रहे हैं तो आप अपने मवेशियों को कम से कम खुला छोड़ें और एक दूसरे की मदद करें, दूरी बना के रखें और लेकिन मदद जरूर करें एक दूसरे की। बाढ़ के समय में और आपदा के समय में ही हम मानव हैं, मानवता का परिचय जरूर दें। तो ये मैं कहना चाहूंगी जरूर कि एक दूसरे की मदद अवश्य करें। शशि भाई? नहीं सर, आप सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बातों को रखें। विनय सर, तो आज तकनीकी रूप से हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि आप बहुत सारे तकनीकी व्यवधान, नेटवर्क के कारण बहुत सारी व्यवधान पैदा हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी, ज्योति जी कि आपने हमारे दर्शकों को बाढ़ से खतरों के बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया। आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम धन्यवाद देते हैं टीचर्स ऑफ बिहार के इस मंच का, जिन्होंने विद्यालय सुरक्षा के मुहिम में हमें सहयोग प्रदान किया है और हर शनिवार प्रातः 9 बजे से 10 बजे 4:05 से शाम 5 बजे तक डीडी बिहार पर होने वाली प्रसारण को देखते रहें और हमारे टीचर्स ऑफ बिहार पर भी प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाएगा। टीचर्स ऑफ बिहार कार्यक्रम देखना ना भूलें। इसी के साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। हाँ, एकदम सुन रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए, बाढ़ के कारण अपने बाढ़